नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। आज फिर मैं इसके लिए इस टॉपिक से स्पेशली 100 क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सब वीआईपी क्वेश्चन है सारे के सारे, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्त आरआरबी, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए, जिसका नोटिफिकेशन हो चुका है। 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर, यानी कि 3 दिन के बीच में ये एग्ज़ाम होगा सभी के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। और जितने भी हमारे नए फ्रेंड्स हैं, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल जाए। और उम्मीद है कि आपको सारे वीडियोस काम के लगेंगे, और कहीं पर भी अगर आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ इस तरह का चाहिए या सुधार का चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उसको मैं और सुधारने की कोशिश करूँगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग साहब। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का जो हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल एबिलिटी से, उसी का क्वेश्चन ये है। इक्वालिटी इन एजुकेशन प्राइमरीली मीन्स providing the same facility to all, providing opportunities according to individuals' need, giving higher resources to the privileged classes, restricting weaker group to their level। तो इक्वालिटी इन एजुकेशन का प्राइमरी मीन्स क्या होता है? ठीक है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स नीड, यही होता है इक्वालिटी। यानी कि जो हमारे बच्चे जो होते हैं ना, चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड जो भी होते हैं, उनको भी उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार से उसको हम लोग सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, उनके अनुसार हम लोग कोर्स डिज़ाइन करते हैं। तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स नीड, हर बच्चे की नीड के आधार पर उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए। तो एजुकेशनल इक्वालिटी इज़ नॉट जस्ट सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम सिलेबस है ऐसा नहीं है, बट इंश्योरिंग इक्विटी बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड, वो इक्वलिटी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज गारंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आर्टिकल 14 है। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, 19, 32। सो आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में इक्वालिटी क्या है वो आर्टिकल 14 से। और एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक चीज़ और भी है कि आईपीसी जो धारा था वो अब बदल करके किस में हो गया है? बीएनएस में हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत न्याय संहिता। सोशल इक्वालिटी इन एजुकेशन एम्फेसाइज एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, merit based segregation, encouraging elitisms, favoring privileged group. So social equality in education emphasize social equality in education, so eliminating of discrimination। जब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को जब एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, तब क्या होगा? सोशल इक्वालिटी आएगा। तो सोशल इक्वालिटी इंश्योर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर एंड religious। Equal opportunity in education are most closely related to equity, discipline, authority, privilege। So equity है, equity means क्या होता है? fairness in opportunity considering diversity of learners। तो equity, जब equal opportunity कब है? जब equity आएगा, है ना, उसको सभी बच्चों को उनके नीड के अनुसार अपॉर्चुनिटी मिले, और डाइवर्सिटी के अनुसार, लर्नर्स डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए उनको अवसर प्रदान किया जाए। Reservation policy in India is an example of equality of treatment, equity in opportunity, और suppression of merit, educational privilege। So reservation policy in India जो है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? ये होता है इक्विटी इन अपॉर्चुनिटी का एग्जाम्पल है। यानी कि हर एक तरह की जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड्स, क्या करता है ये? कंपनसेटरी जस्टिस टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो जो हमारे समाज के जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के जो पीपल हैं, उनको न्याय देता है, उनको भी मुख्य धारा में आकर के समाहित होने का अवसर प्रदान करता है। एजुकेशनल फ्रीडम मीन्स स्टूडेंट कैन डू वॉट एवर दे विश, फ्रीडम टू चूज, एक्सप्रेस एंड लर्न इन conducive environment, teachers have absolute authority, school have no rule।
सो एजुकेशन फ्रीडम, एजुकेशनल फ्रीडम, शैक्षणिक आज़ादी का मतलब क्या होता है? सो फ्रीडम टू चूज, एक्सप्रेस एंड लर्न इन अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम इन एजुकेशन इज बैलेंस्ड विथ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉजिटिव फ्रीडम इन एजुकेशन मीन्स, सकारात्मक आज़ादी क्या होती है एजुकेशन में? सो फ्रीडम फ्रॉम ऑल कंट्रोल्स, फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डायरेक्शन। तो यही इसका सही आंसर होगा कि फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डायरेक्शन ही सही पॉजिटिव फ्रीडम होता है एजुकेशन में। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो फ्रीडम ओनली फॉर प्रिविलेज्ड ग्रुप, फ्रीडम लिमिटेड टू टीचर्स नहीं। तो सही आंसर क्या था इसका? बी है। सो पॉजिटिव फ्रीडम्स implies autonomy with accountability. Which philosopher emphasized the importance of freedom in education? रूसो, होब्स, बेंथम और लॉक। सो यहाँ पर रूसो ने कहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में आज़ादी भी मिलनी चाहिए। सो रूसो इज एमएल्स स्ट्रेस सो नेचुरल फ्रीडम फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19(1)(a। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, यानी कि हर किसी को भी अपनी बात रखने का और बोलने की आज़ादी है। और ये कहाँ से मिला है? आर्टिकल 19(1)(a से मिला है। सो आर्टिकल 19(1)(a ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स राइट टू एक्सप्रेस आइडियाज़ फ्रीली इंक्लूडिंग इन एजुकेशन ऑल्सो। सो फ्रीडम इन एजुकेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड विथ authority and discipline, privilege and discrimination, inequality, competition. So freedom in education must authority and discipline, आज़ादी होनी चाहिए लेकिन वहाँ पर authority और discipline दोनों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेस फ्रीडम क्या होता है? बिना डिसिप्लिन का अगर हम पूरी आज़ादी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अराजकता फैल जाएगी। A democratic classroom primarily encourages authority centered learning, teacher domination, participation and cooperation of learners, rote memorization। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A democratic classroom primarily encourage participation and cooperation of learners. So democracy in education promotes active participation। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं और जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो शेयर किया जाता है सभी के साथ में। According to John Dewey, democracy and education are separate, opposed, complementary, irrelevant. So, according to John Dewey, complementary है क्या? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वो कॉम्प्लीमेंट्री है। सो डेवी बिलीव्ड एजुकेशन प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर डेमोक्रेटिक लिविंग, है ना, लोगों को लोकतांत्रिक रूप से रहने के लिए तैयार करता है। कौन? एजुकेशन। Democracy in education emphasizes discipline through fear, active participation of learner in decision making, teacher-centered method, allied knowledge transmission. So democracy in education, शिक्षा में लोकतंत्र, ठीक है, ये क्या करता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, उसको प्रमोट करता है। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं, डिसीजन अपना खुद से लेते हैं और शेयर करके आपस में लर्न करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन? इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, रिजिड हायरार्की, सोशल जस्टिस। सो रिजिड हायरार्की ये हमारा डेमोक्रेटिक एजुकेशन का फीचर नहीं है। रिजिड हायरार्की का मतलब क्या होता है? एकदम अड़ जाना किसी चीज़ पर कि बस इसी के अनुसार चलना है हमको, ठीक है, बाकी सबको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, हम जो कर रहे हैं वही करना होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिजिड हायरार्की। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन एजुकेशन इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, टीचर्स डोमिनेशन, यूनिफॉर्मिटी इन थॉट। सो द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन एजुकेशन जस्ट एम्फेसाइज किस तरह करता है? वो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। ये हम लोग ऊपर से शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं इसको कि एम्पावरमेंट ऑफ लर्नर्स बिल्ड डेमोक्रेटिक हैबिट। अथॉरिटी इन एजुकेशन शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वेश्चनड बेस्ड ऑन फियर एंड पनिशमेंट, रैशनल, शेयर्ड एंड कंस्ट्रक्टिव बेस्ड ऑन सोशल हायरार्की। इसका सही आंसर होगा रैशनल, शेयर्ड एंड कंस्ट्रक्टिव। सो डेमोक्रेटिक अथॉरिटी इज
rational and build cooperation among students. Discipline in a democratic classroom means blind obedience, suppression of freedom, self control and cooperative behavior. इसका सही आंसर होगा सेल्फ कंट्रोल एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर. सो डिसिप्लिन क्या होता है डेमोक्रेसी में, कैसे एम्फेसाइज होता है, ये सेल्फ रेगुलेशन से होता है, खुद से आता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से आता है. The main purpose of discipline in a school is to punish, to develop responsible citizen, to maintain teachers' authority only, to suppress individuality. तो इसका सही आंसर क्या होगा, to develop responsible citizen. तो स्कूल में डिसिप्लिन का क्या पर्पस होता है, लोगों को, बच्चों को एक सही नागरिक बनाना. सो डिसिप्लिन से क्या होता है, नर्चर, किस तरह का चीज़ गुण डेवलप होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है, सोशल कोऑपरेशन की भावना आती है, और देश के प्रति रिस्पेक्ट आता है ना, बड़ों के प्रति बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलती है. कब, जब वो डिसिप्लिन में रहता है बच्चा तब. विच अप्रोच टू डिसिप्लिन इज कंसिस्टेंट विथ डेमोक्रेसी, फियर बेस्ड, कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल मतलब वो दंडित करना डंटा वंटा से, सेल्फ डिसिप्लिन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. सो विच अप्रोच टू डिसिप्लिन इज कंसिस्टेंट विथ डेमोक्रेसी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. सो डेमोक्रेटिक जो डिसिप्लिन होता है ना, वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है. किस पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आएगा तो आपका डर अपने आप खत्म हो जाता है. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अथॉरिटी इन डेमोक्रेटिक क्लासरूम. अथॉरिटी इज ऑलवेज नेगेटिव. अथॉरिटी शुड बी एक्सरसाइज फेयरली एंड रेशनली. अथॉरिटी सप्रेस फ्रीडम कंप्लीटली. टीचर्स शुड हैव एब्सोल्यूट पावर. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अथॉरिटीज शुड बी एक्सरसाइज फेयरली एंड रेशनली. सो रेशनल अथॉरिटी बिल्ड करता है क्या, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन. ह्यूमन राइट्स एजुकेशन मीन्स टीचिंग ओनली अबाउट लॉ, डेवलपिंग अवेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, टीचिंग पॉलिटिक्स ओनली, इग्नोरिंग इंडिविजुअल्स डिग्निटी. इसका सही आंसर क्या होता है कि डेवलपिंग अवेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो HRE ह्यूमन राइट्स जो एजुकेशन है डेवलप करता है क्या, वैल्यू ऑफ डिग्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस. ठीक है, तो जब आपको अपना अधिकार पता होगा तभी तो आप सम्मान के साथ, समानता के साथ और न्याय को ले पाएंगे आप. ठीक है, तो ये बच्चों में जब जानते हैं बच्चे, उनके अंदर अवेयरनेस आता है तो वो इसका डिमांड भी करते हैं. द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन 2009. सो 2009 में हमारे भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, जो कि इंश्योर करता है 14 साल तक के, 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए. विच आर्टिकल प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन इन इंडिया, 21A. सो आर्टिकल 21A जो है ना, वो कब आया था, 86th अमेंडमेंट में आया था 2002 में. और ये क्या होता है, इसी से आया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन. तो इसको याद रखिएगा, 21A है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए. और कब आया था ये, 2002 में. तो ये सब क्वेश्चन आता है. चाइल्ड राइट्स आर डिफाइंड बाय विच इंटरनेशनल बॉडी, यूनिसेफ के द्वारा. तो यूनिसेफ जो होता है वो क्या करता है, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है. UN Convention on Right of Children or Child was adopted in CRC 1989. So CRC Right of Children, ठीक है, is the 1989 is the most widely ratified human rights treaty. तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में 1989 में, ठीक है, राइट ऑफ चाइल्ड को यहाँ पर ये लागू किया गया था. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिट, है ना. एक्सप्लॉइटेशन मीन्स क्या होता है, वो उसको ये करना, मतलब किसी का शोषण करना. ठीक है, तो शोषण के अगेंस्ट यानी कि खिलाफ जो अधिकार है ना, शोषण के खिलाफ अधिकार. तो ये क्या था, चाइल्ड लेबर. ठीक है, प्रोहिबिट रोकता है, किस चीज़ को, चाइल्ड लेबर को रोकता है. यानी कि चाइल्ड लेबर करवाना क्या होता है, वो उसका एक्सप्लॉइटेशन है, बच्चे का शोषण है, और शोषण के अगेंस्ट हम लोग को रोकना है. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स, यानी कि आर्टिकल 24 के अनुसार 14 साल से नीचे के बच्चे से हम लोग कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं सार्वजनिक रूप से. ठीक है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स. अभी हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल पढ़ा, 24. सो आर्टिकल 24 जो है वो बैन करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, माइंस और हैजार्डस
जॉब्स, जहाँ पर भी हानिकारक जॉब है वहाँ पर उसको नहीं लगाना है। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना। किसको था ये आपका 86 अमेंडमेंट में आया था, और किसके अनुसार था ये 21A के अनुसार था। और ये कब आया था, जल्दी बता दीजिए फटाफट, ये कब आया था, कब आया था? अभी तुरंत बोले हैं, इसको कमेंट में लिख के तुरंत बताइएगा हमको, ठीक है। 2002 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ को हम लोग को याद रखना है फटाफट। ह्यूमन राइट एजुकेशन इन स्कूल इंश्योर ब्लाइंड ओबीडियंस, पैसिव लर्नर, अवेयरनेस ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पनिशमेंट बेस्ड डिसिप्लिन। सो अवेयरनेस ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चाइल्ड राइट? राइट टू प्ले, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी का सभी क्या है? चाइल्ड राइट है। तो चाइल्ड राइट ओवर कवर सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, providing identical facilities for all children, considering social, economic and cultural background to ensure fairness, ठीक है, यही सही आंसर है। फोकसिंग ओनली ऑन मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होगा, रिजर्विंग एजुकेशन फॉर द एलाइट नहीं होगा। सो कंसिडरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड टू इंश्योर फेयरनेस। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नॉट यूनिफॉर्मिटी बट फेयरनेस विथ इक्वालिटी, है ना। आप दे रहे हो वो नहीं, फेयरनेस होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सबको बराबर बराबर बांट दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। जिसको जितना जैसा ज़रूरत है उसका कल्चरल बैकग्राउंड के अनुसार, उसका इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार, उसका सोशल कंडीशन के अनुसार, उसके अनुसार उसको देना, सही सही मात्रा में देना ही क्या कहलाता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 है। सो आर्टिकल 14, 15, 16, 19। आर्टिकल 15 इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग स्कूल। आप स्कूल में भी भेदभाव नहीं कर सकते हो कि तुम उधर हो, ऐसा वैसा। किस आधार पर? रिलीजन के आधार पर हो, या फिर उसका रेस के आधार पर हो, उसका कास्ट के आधार पर हो, उसका सेक्स के आधार पर हो, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हो। तो किसी भी आधार पर आप किसी भी बच्चे के साथ में आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे के साथ क्या, आप जो टीचर्स हैं उनके साथ भी इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। MDM मिड डे मील स्कीम इन इंडिया प्राइमरीली एम एट रिड्यूसिंग टीचर्स एब्सेंटिज्म, इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड इंक्रीजिंग एनरोलमेंट, promoting vocational training, reducing school fees, so ensuring equality and increasing enrollment। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो खाना नहीं खा पाते हैं घर में भी, तो स्कूल जाने का पर्पज़ क्या होता है कि कम से कम एक टाइम का खाना हमको भरपेट, और वो क्या होता है, न्यूट्रिशन से फुल खाना हमको मिलेगा, और इसी लालच में बच्चे जाते हैं। इससे क्या होता है कि स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ता भी है और बच्चों में एक इक्वालिटी की भावना भी आती है। तो इट रिमूव्स क्लासरूम हंगर एंड प्रमोट्स इक्वल access to education. So gender equality in education is promoted by banning girls from science subject, providing equal opportunity irrespective of gender, restricting girls to traditional role, encouraging segregation, है ना, segregation. So providing equal opportunities irrespective of gender, यानी कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, या किसी भी फील्ड में हो। ऐसा नहीं करना है कि जो लड़कियां वो साइंस में नहीं जा सकती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना, सभी में उनको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। विच पॉलिसी एम्फसाइज इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर इक्वालिटी? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, NEP 2020, नॉन ऑफ दिस। तो NEP 2020 जो है वो क्या कर रहा है, एम्फेसाइज इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, उसको जोर देता है। फ्रीडम इन एजुकेशन फोस्टर ब्लाइंड ओबीडियंस, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी, फियर बेस्ड डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म थिंकिंग। सो फ्रीडम इन एजुकेशन फोस्टर क्या करता है, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी को। सो फ्रीडम इंकरेज करता है किस चीज़ को, एक्सप्लोरेशन को, कि जिससे कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ता है। विच इज़ एन एसेंशियल लिमिटेशन ऑफ freedom in education? So freedom without responsibility, freedom within the framework of discipline and social norms, no rules at all, only for gifted student. So essential limitation of freedom in education क्या है? So freedom
within the framework of discipline and social norms. So freedom must be balanced and with responsibilities जो दिया जाए. Which thinker believed in freedom as the essence of education? Davy, Rousseau, Froebel, Montessori. Montessori emphasized free choice and self-directed learning. तो उन्होंने खुद का चॉइस हो, फ्री चॉइस है, जो करना है करो, ठीक है, जैसे पढ़ना है पढ़ो, उस पर उन्होंने वकालत किसने, मॉन्टेसरी ने. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, स्पीच एंड चॉइस? आर्टिकल 19, अभी हम लोग जस्ट ऊपर में हम लोगों ने देखा. सो आर्टिकल 19 वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब चीज़ों को, एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों को देता है. तो आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की आज़ादी देता है, इंक्लूडिंग freedom of expression. So freedom in education does not mean freedom to explore, freedom to disobey all rules, freedom of thought and expression, freedom to develop individuality. So freedom in education का मतलब ये नहीं होता है, क्या नहीं होता है, freedom to disobey all rules. इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, मनमानी कर लोगे, कोई भी नियम कानून रूल्स नहीं मानोगे, ऐसा नहीं है. Excuse me. Democratic education helps children become a passive follower, independent and responsible citizen, blindly obedient rote learners. So independent and responsible citizen बनाता है कौन? डेमोक्रेटिक एजुकेशन. सो डेमोक्रेटिक एजुकेशन पॉलिसी से क्या होता है कि बच्चे क्रिएटिव हो जाते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम द टीचर एक्ट एज डिक्टेटर, गाइड एंड फैसिलिटेटर. हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गाइड एंड फैसिलिटेटर. जॉन डे डेमोक्रेटिक अप्रोच टू एजुकेशन एम्फेसाइज डिसिप्लिन थ्रू पनिशमेंट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कोऑपरेशन. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कोऑपरेशन. सो डेवी ने क्या किया था, उनका जो फिलॉसफी वो क्या कहता है, लर्निंग बाय डूइंग. और जब लर्निंग बाय डूइंग होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ जाएगा, अपने से खुद से करके सीखने की बात आ जाएगी, कोऑपरेशन के थ्रू सीखने की बात आ जाएगी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एजुकेशन? तो इसमें से कौन ऐसा है जो कोर प्रिंसिपल है किसका, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का? सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, फियर बेस्ड कंट्रोल, एलाइट प्रिविलेज. तो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी है. सो डेमोक्रेटिक एजुकेशन इंश्योर करता क्या, जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल लर्नर्स. और डेमोक्रेटिक स्कूल इन्वायरमेंट इनकरेज, क्या इनकरेज करता है, पनिशमेंट, डिबेट, डायलॉग एंड पार्टिसिपेशन. सो डेमोक्रेटिक स्कूल जो होता है ना का जो इन्वायरमेंट है वो डिबेट को बढ़ावा देता है, डायलॉग्स बातचीत को बढ़ावा देता है, और पार्टिसिपेशन यानी कि भाग लेने के अवसर को बढ़ावा देता है. चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 है ये. डिसिप्लिन इन डेमोक्रेटिक सेटिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज imposed authority, self regulation and cooperation, टीचर डोमिनेशन, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. इसका होता है सेल्फ रेगुलेशन एंड कोऑपरेशन. सो डिसिप्लिन इन डेमोक्रेटिक सिटिंग में वो क्या होता है, खुद से बच्चे जो होते हैं वो सेल्फ रेगुलेट्स हो जाते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, और वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू को बढ़ाते हैं. विच इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन? कॉर्पोरल पनिशमेंट, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन फ्रेमिंग रूल्स, ब्लाइंड ओबीडियंस टू टीचर, फियर बेस्ड डिसिप्लिन. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन फ्रेमिंग रूल्स. तो जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ क्लासरूम होता है ना, वहाँ पर स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन होता है जब हम लोग क्लास से रिलेटेड रूल बनाते हैं तब. और इससे क्या होता है कि जो बच्चे रूल बनाते हैं उनके ऊपर उसको फॉलो करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और सहयोग की भावना भी अपने आप आ जाती है. लेजिटिमेट अथॉरिटी इन एजुकेशन अराइजेस फ्रॉम स्टेटस एंड फियर, नॉलेज, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट, पॉलिटिकल पावर, पनिशमेंट. इसका सही आंसर हो जाएगा नॉलेज, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट. सो डेमोक्रेटिक अथॉरिटी इज रेशनल एंड रिस्पेक्टफुल. ठीक है. तो जब लेजिटिमेट अथॉरिटी आता है एजुकेशन में तो इससे क्या होता है, नॉलेज, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट सब आ जाता है. अथॉरिटी शुड बी रेशनल एंड नॉट आर्बिट्रेटरी. ठीक है. दिस स्टेटमेंट इज इन लाइन विथ डेमोक्रेटिक एजुकेशन. तो जब डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात करते हैं ना तो अथॉरिटी शुड बी रेशनल एंड नॉट आर्बिट्रेटरी. सो रेशनल अथॉरिटी स्ट्रेंथन लर्निंग एंड ट्रस्ट. ठीक है. तो ये सबसे बड़ी बात होती है. द ट्रू टेस्ट ऑफ डिसिप्लिन इन अ डेमोक्रेटिक स्कूल इज फियर ऑफ पनिशमेंट,
students' ability to regulate themselves, obedience to teachers, strict rule. So students' ability to regulate themselves. तो जहाँ पर हम लोग ट्रू टेस्ट ऑफ डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, डेमोक्रेटिक स्कूल में, लोकतांत्रिक स्कूल में, वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों की ये एबिलिटी हो कि वो खुद अपने आप को डिसिप्लिन में रेगुलेट कर पाएँ, सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर में आनी चाहिए. द मेन एम ऑफ ह्यूमन राइट एजुकेशन इज टू पनिश wrongdoers, to promote respect for dignity, equality and justice, to prepare for exam, to control behavior. So सही आंसर इसका क्या होगा? To promote respect for dignity, equality and justice. The protection of children from sexual offense, POCSO. So POCSO Act was enacted in 2012, यानी कि 2012 में पॉक्सो एक्ट जो है वो लागू हुआ था. और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड राइट? राइट टू सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू प्रोटेक्शन. तो राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, यहाँ पर क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड राइट में कौन नहीं है? तो राइट टू एक्सप्लॉइटेशन. एक्सप्लॉइटेशन कॉन्ट्राडिक्ट चाइल्ड राइट, यानी कि जहाँ पर शोषण होता है ना, वहाँ पर बच्चों का अधिकार अपने आप स्वतः हनन हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर एजुकेशन एज ह्यूमन राइट? RTA एक्ट 2009, पॉक्सो एक्ट 2012, RTI एक्ट 2005 और मनरेगा एक्ट 2005. तो इंश्योर एजुकेशन एज ए ह्यूमन राइट कौन करता है? RTE एक्ट 2009. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बताता है कि एजुकेशन जो है ना वो हर मानव का अधिकार है. सो राइट टू एजुकेशन एक्ट इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 6 to 14 year old children. Human rights education in classroom can be promoted by fear of authority, respect, inclusion and participation, suppression of rights, rote memorization. इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? रिस्पेक्ट, इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन. तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जो बेस्ड होता है, किस चीज़ पर बेस्ड होता है? डिग्निटी एंड पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है. विच UN डिक्लेरेशन इज स्पेशली रिलेटेड टू चिल्ड्रंस राइट? CRC 1989. हम लोग जस्ट अभी ऊपर में हम लोग इसको देखेंगे. CRC 1989 क्या करता है? वो UN कन्वेंशन में इसको हुआ था ये कि बच्चों के अधिकारों को हम लोग यहाँ पर रक्षा करें, उस पर फोकस करें. विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? आर्टिकल 45. सो आर्टिकल 45 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो डायरेक्ट करता है किस चीज़ को? ECCCE अप टू द एज ऑफ 6. यहाँ पर क्या होता है? बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड जो बच्चे होते हैं ना, अप टू 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो उनको केयर करना. और यही कारण था कि आंगनबाड़ी वगैरह जो है वो हमारे अब प्रकाश में आ गया है, वो काम कर रहा है ताकि हम जो अर्ली चाइल्डहुड बच्चे हैं उनको भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें. आर्टिकल 45. राइट टू बी हर्ड एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन इज अ चाइल्ड्स राइट टू सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू प्रोटेक्शन. तो ये क्या है? राइट टू पार्टिसिपेशन है, यानी कि हम राइट टू बी हियर, हम बच्चों को सुनें, उनकी बातों को सुनें, उनको पार्टिसिपेशन करने दें, है ना, डिसीजन टेकिंग में. तो ये क्या कहता है? उनका राइट टू पार्टिसिपेशन कहलाता है. चाइल्ड लेबर बिलो एज 14 इन हैजार्डस वर्क इज बैन अंडर आर्टिकल 24. सो आर्टिकल 24 में वो प्रोहिबिट कर दिया गया है चाइल्ड लेबर को, जिससे कि बच्चों को फैक्ट्री हो, माइंस हो, या जहाँ पर हानिकारक केमिकल्स वाला जो फैक्ट्री हो वहाँ पर बच्चों से काम नहीं लेना है. किस तरह के बच्चों से? 14 साल या 14 साल से कम उम्र के बच्चों से. A child right to education is ensured in India by आर्टिकल 21A. हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार इसको ऊपर में. Which organization run the चाइल्ड लाइन 1098 सर्विस इन इंडिया? ये कौन चलाता है? ये चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड केयर. आप इसको देखिएगा, हर एक रेलवे स्टेशन वगैरह में एक बच्चा जो होता है ना वो टेलीफोन पकड़े रहता है, तो वो चाइल्ड केयर है और उसका नंबर क्या होता है? 1098. तो इसको हम बोलते हैं चाइल्ड लाइन. तो चाइल्ड लाइन 1098 प्रोवाइड सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस. राइट टू प्ले फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ चाइल्ड राइट? राइट टू प्ले किस में आता है? डेवलपमेंट राइट में आता है. तो प्ले एंड रिक्रिएशन आर पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट राइट. ठीक है. सो डेवलपमेंट राइट आता है किस में? आपका
बच्चे का प्ले एंड रिक्रिएशन के अधिकार में वो सब भी आता है. विच कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इज मोस्ट रेलिवेंट टू चाइल्ड राइट्स इन एजुकेशन. ठीक है, तो ये क्या होता है? ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन, आर्टिकल 51A(k), ड्यूटी टू डिफेंड द नेशन. सो विच कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इज मोस्ट रिलेवेंट टू चाइल्ड राइट इन एजुकेशन? वो आता है ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन. ये माता पिता का कर्तव्य है कि वह बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करे. किस आर्टिकल के अंदर में? आर्टिकल 51A(k) के अंदर में. सो पेरेंट्स और गार्जियन मस्ट प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन अप टू 6 to 14 ईयर. अब तो फ्री में हो रहा है, खाना पीना भी मिल रहा है, तो ये पेरेंट्स का कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं. लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी भी गांव में आप देखेंगे, देहात के जो स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों से हर मौसम में काम लेते हैं उन लोग सब, और बच्चों को कब भेजते हैं? जब उनके पास कोई काम, खेत बाड़ी का काम नहीं होता है, तब भेजते हैं. तो ये थोड़ा सा है, हम लोग चूँकि उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को भेजो, थोड़ा सा मेहनत खुद कर लो, लेकिन इनको पढ़ने दो कम से कम. तो चल रहा है. फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म टू डिसएडवांटेज अंडर disadvantage students promote. So free textbook and uniforms to disadvantaged students promote authority, equality in education, privilege to reach, suppression of merit. So equality in education ये कहलाता है आपका. So this reduce economic barrier to education. The principle of best interest of the child belongs to Child Right Convention, Right to Property, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड ये किससे होता है? चाइल्ड राइट कन्वेंशन से. तो CRC कहाँ हुआ था आपका? UN में हुआ था 1989 में, जहाँ पर बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को, उनसे इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पर पास किया गया था. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस इज द राइट आंसर. यही सही आंसर है, जिसको भी हम लोग ऊपर में बहुत बार पढ़े हैं. सो क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस एजुकेशनल इक्वालिटी द मोस्ट? पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी, यूज ऑफ ICT, को करिकुलर एक्टिविटीज़, टीचर्स ट्रेनिंग. तो इसका सबसे बेसिक आंसर जो है ना, वो आता है कि एजुकेशनल इक्वालिटी जो होता है ना, उसका चैलेंज क्या है, उसके सामने क्या चैलेंज है? तो पॉवर्टी और सोशल इनइक्वालिटी, गरीबी अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये सोशल जो इनइक्वालिटी है वो भी एक ये रहता है, बैरियर रहता है. सो पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. सो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इम्प्लाइज सेम सिलेबस फॉर ऑल? नहीं. रिमूविंग बैरियर बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस. तो जो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? कि सभी को मतलब कि एक समान स्टेटस देना. ठीक है, उसका कास्ट नहीं देखना है, जेंडर नहीं देखना है, इकोनॉमिक मतलब उसका जो कास्ट है, जेंडर है और इकोनॉमिक स्टेटस है, उसके आधार पर उसको देना है, उसका मतलब बैरियर हटा देना है. ठीक है. विच प्रोग्राम डायरेक्टली सपोर्ट्स एजुकेशनल इक्वालिटी इन इंडिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इट प्रमोट्स गर्ल्स एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी. So reservation in educational institution is an example of absolute equality, compensatory discrimination for equity, suppression of merit, economic growth policy. So compensatory discrimination for equity यही आपका रहता है रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा पर्पस. फ्रीडम ऑफ थॉट इन एजुकेशन डेवलप क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग. तो जब आप फ्रीडम आज़ाद रहेंगे तो कुछ भी आप सोच सकते हैं. Which is an example of misuse of freedom in education? Asking question in class, ignoring rules and disrupting learning. तो सबसे बड़ा मिसयूज क्या होता है फ्रीडम इन एजुकेशन का? इग्नोरिंग रूल्स, रूल्स को इग्नोर करता है और मतलब डिसरप्ट करता है लर्निंग को. लर्निंग वहाँ पर वो उसको डिस्टर्ब करता है, मिसगाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है. A child expressing his or her own idea in the classroom reflect freedom of expression, violation of rule, authoritarian teaching, punishable act. इसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. जब बच्चा अपना आइडिया क्लासरूम में बताता है, सुनाता है, इसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन.
और इससे क्या होता है, इससे जो लर्नर्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाता है और अपने थाट को शेयर कर पाता है अपने दोस्तों के बीच में. विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इंश्योर एकेडमिक फ्रीडम? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट. सो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19. सो ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, जहाँ पर क्या करता है, इंश्योर करता है ये आपका एकेडमिक फ्रीडम को. ट्रू फ्रीडम इन एजुकेशन लीड्स टू सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ ऑल रूल्स, स्ट्रिक्ट ऑथोरिटेरियनिज्म और एलाइट प्रिविलेज. सो ट्रू फ्रीडम इन एजुकेशन किसको लीड करता है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को. ऊपर भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं. और डेमोक्रेटिक टीचर इनकरेज रूट लर्निंग, पार्टिसिपेशन एंड क्वेश्चनिंग. सो जो एक लोकतांत्रिक टीचर जो होता है ना, वो कक्षा में पार्टिसिपेशन और क्वेश्चनिंग को प्रमोट करता है और बच्चों को डिस्कशन और इंक्वायरी के लिए इनकरेज करता है. Which of the following is the best example of democratic education? Student memorizing without questioning, students deciding classroom activity jointly, teachers enforcing strict silence, teacher punishing mistakes severally. So student deciding classroom activity jointly, बच्चे खुद मिल करके क्लास में कैसे पढ़ना है उसको वो लोग डिसाइड करते हैं. Democracy in education prepare learner for dictatorial system, democratic citizenship, passive learning, ब्यूरोक्रेटिक ओबीडियंस. सो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के लिए प्रिपेयर करता है. विच फिलोसफर्स सेड एजुकेशन इज द फंडामेंटल मेथड ऑफ सोशल प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म? जॉन डेवी का कहा हुआ बात है ये, हमेशा इसको याद रखिएगा. जॉन डेवी ने कहा था कि डेमोक्रेसी, एजुकेशन एंड सोशल प्रोग्रेस को कौन एम्फेसाइज करता है, एजुकेशन. सो विच ऑफ दिस इज नॉट कंसिस्टेंट विथ डेमोक्रेटिक एजुकेशन? इक्वालिटी, ऑथोरिटेरियन कंट्रोल, फ्रीडम ऑफ थॉट, पार्टिसिपेशन, ऑथोरिटेरियन कंट्रोल. तो ये क्या होता है, नॉट कंसिस्टेंट विथ डेमोक्रेटिक. जो लोकतांत्रिक शिक्षा होता है वहाँ पर अधिकार वाला कंट्रोल नहीं चलता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, एकदम रिजेक्ट होता है ये चीज़. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट डेमोक्रेटिक अथॉरिटी? टीचर एज डिक्टेटर, टीचर एज ए गाइड एंड फैसिलिटेटर. यही सही आंसर है, जिसको हम लोग कई बार देख चुके हैं. द एम ऑफ डिसिप्लिन इन डेमोक्रेसी इज टू instill fear, promote self regulation and responsibility. So डिसिप्लिन, डेमोक्रेसी में डिसिप्लिन का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है, प्रोमोट करता है किसी को, सेल्फ रेगुलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को. सो डिसिप्लिन क्या करता है, हेल्प करता है स्टूडेंट को अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए. विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज मोस्ट डेमोक्रेटिक? ऑटोक्रेटिक, परमिसिव, सेल्फ डिसिप्लिन, फियर बेस्ड. सेल्फ डिसिप्लिन. Which method of maintaining discipline is most democratic? Group discussion and consensus, corporal punishment, suppression of opinion, strict order. So group discussion and consensus. In a democratic classroom, discipline is extremely imposed or internally developed through cooperation based on fear of punishment, a tool of suppression. So internally developed through cooperation. आपसी सहयोग से अपने इंटरनल जो होता है ना वो डिसिप्लिन जग जाता है. Human rights education primary aim to create awareness and practice of right and duty among the students. बच्चों के बीच में उनका प्रैक्टिस यानी कि उनका राइट, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य के बारे में उनको जानकारी मिलता है. ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 10th दिसंबर. 10 दिसंबर को ये दिखता है. ये विच बॉडी मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया? सो NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. Which of the following method is best for teaching human rights in school? So role play and discussion. Which act makes education free and compulsory in India? कौन सा? RTA Act 2009. मेरा पूरा वोल्टेज बहुत कम है आज यहाँ. Which is not a category of child right? Survival right, development right, protection right. So political right to vote. ये बच्चों के लिए, बच्चों का अधिकार नहीं है ये. The right to education up to age 14 was made fundamental by which amendment? ये हुआ था आपका 86 अमेंडमेंट से 2002 में, और यहाँ पर जोड़ा गया था आर्टिकल 21A को. Which organization work globally for child welfare? ठीक है, यूनिसेफ. Which article of Indian Constitution direct free and compulsory education for children 6 to 14 year? ये हो जाएगा आर्टिकल 21A. हमेशा याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है. The child rights to protection from hazardous employment in guaranteed under article 14.
Which of the following is an example of child development right? All of this: right to nutrition and health care, right to leisure and play, और right to education. तीनों इसमें आता है. Which law in India specifically protect children from child marriage? इसके लिए आता है प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. ये बचाता है, ये क्या करता है कि बच्चों का, लड़कों का जो एज होता है शादी का वो 21 होता है और लड़कियों के लिए 18. राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंस एंड एब्यूज इज अ सर्वाइवल राइट, डेवलपमेंट राइट, प्रोटेक्शन राइट, पार्टिसिपेशन राइट. ये होता है प्रोटेक्शन राइट. सो चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम neglect, abuse and exploitation. The national policy for children in India was first adopted in 1974. So NPC, National Policy for Children, 1974 was the first official recognition of child right in India. तो भारत में पहली बार बच्चों के अधिकार के लिए 1974 में नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन लाया गया था. लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं. अ चाइल्ड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन इन स्कूल, पार्लियामेंट और क्लब रिफ्लेक्ट सर्वाइवल राइट, डेवलपमेंट राइट, पार्टिसिपेशन राइट, प्रोटेक्शन राइट. ये होता है पार्टिसिपेशन राइट. स्कूलों में क्या होता है, एक बाल सभा होती है, बाल संसद होता है, अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रोग्राम्स होता है ना, यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम होता है स्कूलों में. तो इससे क्या होता है, उनका पार्टिसिपेशन का राइट है इन सब चीज़ों में. सो चिल्ड्रंस हैव द राइट टू बी हर्ड एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन अफेक्टिंग देम. तो इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, वो भी अपनी बातों को रख पाते हैं और उनका भी जो डिसीजन होता है इन सब चीज़ों से अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है. तो ये था, क्योंकि आज हमारे यहाँ वोल्टेज की बहुत समस्या है खास करके, लेकिन हो गया अच्छी तरह से आज का. और ये 100 क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा. तो आप लोग इसको एकदम आराम से पढ़िए, कंसिस्टेंट पढ़िएगा. और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा. खास करके PDF के लिए मत लिखिएगा. आप अगर कुछ क्वेश्चन से संबंधित हो तो आप ज़रूर लिखिएगा उसको. और बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया. चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. यही हमारे लिए है. और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा. तब तक के लिए गुड नाइट, सब खैर, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग.